हेलो गाइस, वेलकम टू लाइव पाठशाला। मैं सौरभ सिंह। आप लोगों को बेटा लास्ट क्लास में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा के गया था और लॉज ऑफ मोशन में बेटा हम लोग पहुंचे थे इनर्शिया के कॉन्सेप्ट पे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीनियर मोमेंटम। आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे किसके बारे में? लीनियर मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है बेटा? सबसे पहले हमें यह जानना है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो ध्यान दीजिएगा, जब भी बच्चे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो मोशन में होने का मतलब क्या है समझिए। मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा। m मास का ऑब्जेक्ट है, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से। अगर हम इस ऑब्जेक्ट के मास, इस ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी का बेटा मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम जो हमारे पास गिवन ऑब्जेक्ट है इसके मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं मोमेंटम। क्या बोलते हैं बच्चों? मोमेंटम। दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट का जो मास है और उसकी जो वेलोसिटी है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा बच्चों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम। मोमेंटम को बच्चों p से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? p से डिनोट करते हैं। तो p इज इक्वल्स टू हो जाता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी, और हमें मिल जाता है मोमेंटम का फॉर्मूला। मोमेंटम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको फोर्स के क्वेश्चंस में मिलेगा। तो अगर मोमेंटम p इक्वल्स टू mv आ गया बच्चों, अगर मैं इसकी यूनिट लिखूंगा तो देखिए यूनिट क्या बनेगी? मास की यूनिट बच्चों बनेगी किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड। तो मोमेंटम का यूनिट हमारे लिए हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद बेटा मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम की डायरेक्शन, मोमेंटम की जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का भी डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। तो ये चीजें आपको जाननी थी मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोमेंटम बोलेंगे बेटा। उसके बाद ये जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये बेसिकली डिपेंड करता है, या इसको हम लोग डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोमेंटम। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ध्यान रखिएगा। जब ये रेट ऑफ चेंज वर्ड आए ना कहीं पे भी आपके लिए, तो आप समझ जाइएगा कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू रेट, रेट वर्ड बोलेगा, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का रेट बोले तो आप समझ जाना कि आपको उस फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज देखना है वो किसके रेस्पेक्ट में देखना है बच्चों? टाइम के रेस्पेक्ट में देखना है। तो मोमेंटम में चेंज देखना है किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के चेंज में। तो यहां पे जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है बच्चों? चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा टी क्या है? रेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? फोर्स एफ। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल फोर्स जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स के। इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे बेटा? किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज करनी है, अगर उसी की वेलोसिटी बढ़ानी है या उसकी वेलोसिटी घटानी है, वेलोसिटी इंक्रीज करनी है या वेलोसिटी डिक्रीज करनी है, तो हमें क्या करना होगा? उसके ऊपर अप्लाइड जो फोर्स है उसकी वैल्यू को भी उसी रेस्पेक्ट में कम या ज्यादा करना है। आपको किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ानी है, आपने क्या करना होगा? ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। कम करनी है, कम फोर्स अप्लाई करना होगा। ज्यादा फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने से मोमेंटम बढ़ेगा। कम फोर्स अप्लाई करने से वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होने से बेटा मोमेंटम कम होगा।
तो मोमेंटम में जो चेंज आता है बच्चों वो किसकी वजह से आता है? फोर्स की वजह से। और टाइम हमेशा चलता ही रहता है, इसीलिए किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं बच्चों? टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना बेटा डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T, और मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि डेल्टा P का मतलब हो गया बेटा फाइनल मोमेंटम माइनस में इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा बच्चों mv2 और इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mv1। बोलोगे सर m1v2 क्यों नहीं लिखा आपने, या m2v1 क्यों नहीं लिखा? तो बच्चों जरा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन ऑब्जेक्ट का कभी भी मास चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा P इज इक्वल्स टू बना mv2 माइनस में बेटा mv1, और यहां से बच्चों अगर आप m कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में बनेगा आपके पास v2 माइनस में v1। और ये जो डेल्टा P की वैल्यू है यहां फोर्स वाले फॉर्मूले में प्लेस करिए बेटा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा P की जगह में रखोगे m v2 माइनस में v1, और नीचे बेटा क्या रखोगे? डेल्टा T। अब जरा ध्यान दो, देखो v2 माइनस v1, जैसे आपने p2 माइनस p1 किसका क्या लिखा है? डेल्टा P लिखा है बेटा, वैसे ही v2 माइनस में v1 को आप लिख सकते हो डेल्टा v। v2 माइनस v1 को क्या लिख सकते हो बेटा? डेल्टा v लिख सकते हो। तो v2 माइनस v1 की जगह पे आपका आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t। और बेटा आपको पहले भी सिखाया है कि जो एक्सीलरेशन होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। जैसे फोर्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, वैसे ही एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैं डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t की जगह क्या रख सकता हूँ बेटा? ma एक्सीलरेशन a, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे बेटा, एक कांस्टेंट k लाएंगे इज इक्वल्स टू ma, और k की वैल्यू अगर बेटा 1 ले लें तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला तैयार हो गया F इज इक्वल्स टू ma। ये हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला डिराइव होता है इसी की तलाश में थे बेटा हम लोग। हमेशा हम लोग बात करें एक एक्सटर्नल फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स। कौन है वो एक्सटर्नल फोर्स? वो एक्सटर्नल फोर्स ये है बेटा F इज इक्वल्स टू ma, जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब अप्लाई होता है तो उसका शेप चेंज कर देता है, उसका साइज चेंज कर देता है। अगर मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, अगर रेस्ट में है तो फोर्स अप्लाई करने पे मोशन में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट की हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? इसी फोर्स F की हेल्प से बेटा। उसके बाद अगर हम इसमें फर्दर और कुछ जानकारी लेना चाहें बेटा फोर्स के बारे में, तो आप लोगों को और भी चीजें सीखने को देखने को मिल सकती हैं। देखिए हम लोगों को जो यहाँ फोर्स पढ़ रहे हैं F इज इक्वल्स टू ma, अगर इसके यूनिट की बात करें बेटा, अगर इसके यूनिट की बात करेंगे तो मास का यूनिट बेटा होता है किलोग्राम, और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट बनी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हमारी जो यूनिट है इसे हम लोग बेटा बोलते हैं SI यूनिट। ये हमारी कौन सी यूनिट है? SI यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को बेटा न्यूटन भी कहते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन, क्योंकि भाई हमें न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में बताया है। उनको ट्रिब्यूट करने के लिए हम लोग उन्हीं के नाम पे फोर्स के यूनिट क्या रखते हैं बच्चों? न्यूटन रखते हैं, शॉर्ट में N लिखते हैं। उसके बाद अगर इसके सीजीएस यूनिट की बात करोगे बच्चों तो किलोग्राम का सीजीएस बनता है ग्राम। किलोग्राम का सीजीएस क्या बनता है बच्चों? ग्राम। मीटर का सीजीएस बनता है सेंटीमीटर, और सेकंड स्क्वायर आपका सेम टू सेम रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ये फोर्स की सीजीएस यूनिट है बेटा, और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं बच्चों डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। और जो 1 न्यूटन होता है बेटा ये आपका 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल होता है। डाइन एक छोटी क्वांटिटी है बेटा और न्यूटन एक बड़ी फिजिकल क्वांटिटी है। तो 1 न्यूटन किसके इक्वल हो गया बेटा? 10 टू द पावर 5 डाइन के इक्वल। अब ध्यान दीजिएगा फोर्स का ये जो हमने यूनिट लिखा है ये आप अक्सर कर देखने वाली यूनिट है। एक यूनिट और होती है बेटा जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल यूनिट कहते हैं। फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट बेटा आप क्वेश्चन में देखोगे कि फोर्स की वैल्यू दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा, फोर्स की वैल्यू दिया रहेगा 9 kg वेट।
9 kg वेट। तो एक फोर्स आपका बनता है F इजिकल्स टू ma, और एक आपका फोर्स बनता है बेटा F इजिकल्स टू mg। ये हमारा ग्रेविटेशनल वाला फोर्स है और ये हमारा मैकेनिकल फोर्स है F इजिकल्स टू ma, लेकिन हैं दोनों बच्चे फोर्स ही, इसीलिए यूनिट क्या लिखते हो, केजी वेट। और अगर केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है बेटा, 1 केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपल क्या करना होगा, 9.8 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9.8 से क्या करना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे मान लो आपको 10 केजी वेट दिया है, तो 10 केजी वेट को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना है, 10 केजी वेट, तो न्यूटन में कन्वर्ट करोगे तो 10 मल्टीप्लाई में 9.8, तो ये हो गया 98 न्यूटन बेटा। ये कन्वर्जन हो गया बेटा। एक बात और, वो ये है कि फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि फोर्स आपका निगेटिव भी हो सकता है बच्चों, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। इतनी बातें आपको न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स के बारे में जाननी थी। उसके बाद बेटा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। आप लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, तो पूरा टॉपिक पहले मैं कंप्लीट कर दे रहा हूं बच्चों, उसके बाद हम लोग ओवरऑल पूरी एक्सरसाइज एक पूरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आप जैसा कि देख पा रहे होगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। एक्शन रिएक्शन लॉ क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि जब भी बेटा किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट भी आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा एक्शन, जब ऑब्जेक्ट आपके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो वो हो जाएगा रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन आप जैसा कि वर्डिंग से देख पा रहे हो, जहां एक्शन होता है वहां रिएक्शन भी होता है। इसका मतलब कि फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, सिंगल फोर्स नहीं होता है कभी भी। जैसे अगर मैं किसी वॉल को हिट करूंगा, तो मैं वॉल को हिट किया तो वहां पे क्या हुआ, वॉल को चोट लगी, बदले में वॉल ने भी मुझे हिट किया, इसीलिए मुझे भी अपने हाथ में चोट महसूस होती है, दर्द महसूस होता है बेटा। तो एक्शन रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा आपको एक पेयर ऑफ फोर्स दिखाई देगा। अगर आप सिंगलटन फोर्स की अप्लाई करने की बात करेंगे तो वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा, दैट मीन्स उसका कोई इंपैक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। और ये बात हमें कहां से पता चलती है बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज equal and opposite reaction, that is the forces of action and reaction always are equal and opposite, though these forces act on two different objects and never cancel each other। अप्लाई तो होंगे सेम अमाउंट में, बट कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। ईच फोर्स प्रोड्यूसेस इट्स ओन इफेक्ट। जैसे यहां पे देखिए, हमने एक सिस्टम लिया है 2 स्प्रिंग्स का। बच्चों देखिए यहाँ पे एक सिस्टम लिया है 2 स्प्रिंग्स का। ये हमारे पास स्प्रिंग ए है और ये हमारे पास स्प्रिंग बी है, और स्प्रिंग ए को स्प्रिंग बी के साथ हुक कर दिया गया है, और एफ फोर्स अप्लाई करके हम क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग को खींच रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब मैं स्प्रिंग को एलोंगेट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये वाली स्प्रिंग एलोंगेट होगी तो ये वाली स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। ध्यान दीजिएगा, ये वाली स्प्रिंग एलोंगेट होगी, ठीक है ना। ये देखिए इधर साइड में फोर्स अप्लाई होगा तो ये एलोंगेट होगी, और जितना ये इसमें एलोंगेशन होगा उतना ही इस स्प्रिंग में क्या होगा बेटा, कंप्रेशन होगा। या फिर आप देख सकते हो कि अगर ये वाला एग्जाम्पल लो आप, कि सर यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक स्प्रिंग ली है और उसे एम मास के ब्लॉक से अटैच कर दिया है। अब अगर मैं फोर्स एफ अप्लाई करूंगा और इस ब्लॉक को अपने साइड में पुल करूंगा, तो ये स्प्रिंग भी क्या करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करके, मेरे थ्रू अप्लाई किए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करके अपने एलोंगेशन को रोकेगी। तो ये हो गया एक्शन
और ये इसके बदले में हो गया बेटा रिएक्शन। और ध्यान दीजिएगा, एक्शन रिएक्शन हमेशा पेयर में होता है, कभी भी सिंगलटन फोर्स एक्शन रिएक्शन शो नहीं करेगा। उसके बाद बच्चों आप बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे एक्शन रिएक्शन के। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, आप खुद महसूस कर सकते हैं कि जब आप मूव करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आप क्या करते हैं, हमेशा जमीन को पीछे के साइड में, हमेशा आप जमीन को क्या करते हो, पीछे के साइड में पुश करते हो, और फिर बदले में जमीन आपको क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में पुश करती है। इसी वजह से आप क्या कर पाते हो, सरफेस पे आराम से वॉक कर पाते हो, चल पाते हो। तो ये हो गया एक्शन, और इस साइड में आपको क्या मिलेगा बेटा, रिएक्शन। एक्शन ऑन फुट ऑन द ग्राउंड, रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन फुट। उसके बाद दूसरा नंबर एग्जांपल आता है बच्चों स्विमिंग का। देखिए माइकल फेलेप्स को, ठीक है ना, दुनिया का सबसे बेहतरीन एथलीट है बेटा माइकल फेलेप्स, अमेरिकन सिटीजन है, और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल पूरे ओलंपिक्स में जीतने वाला बंदा है भाई साहब माइकल फेलेप्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि माइकल फेलेप्स भाई साहब क्या कर रहे हैं, आगे के साइड में मूव कर रहे हैं। ये देखिए आगे के साइड में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और आगे के साइड में मूव करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअस जो वाटर है स्विमिंग पूल में उसको पुश कर रहे हैं पीछे की साइड में। वाटर को जब ये पुश करेंगे पीछे की साइड में, वाटर को जब ये पुश करेंगे पीछे की साइड में, तो वाटर इन्हें पुल करेगा आगे की साइड में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आ रही है बात, पुल। तो ये देखिए ये हमारा एक्शन हो गया, और इस साइड में हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन। इसी वजह से कोई भी स्विमर आराम से वाटर में हाथ अपना चलाता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पॉइंट है बेटा रिकॉलिंग ऑफ गन। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, और ये इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी बहुत सारे मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट एज वेल एज रिकॉइलिंग दोनों हम लोग सीख लेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए जब भी हम लोग गन से बुलेट फायर करते हैं, जब भी बेटा हम लोग गन से क्या करते हैं, बुलेट फायर करते हैं, तो जब गन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सॉरी बुलेट जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है, ये रही आपकी बुलेट जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो गन ने क्या किया है, बुलेट के ऊपर एक्शन किया है। आपने ट्रिगर क्या किया, पुश किया, बुलेट आगे निकली। जैसे ही बुलेट आगे निकलेगी तो ये हो गया एक्शन, और बुलेट का आपको मिलेगा रिएक्शन। किसके फॉर्म में, आपको अपनी गन में एक जर्क दिखाई देगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम लोग बच्चों बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिकॉइलिंग ऑफ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जांपल आपका, देखिए मैन एंड बोट। ये देखिए नाव में एक बंदा जा रहा है, तो नाव में जो बंदा जा रहा है उसके हाथ में पतवार है बेटा। अब क्या करेगा, ये पानी को, वाटर करंट को थ्रू डिसलॉज ये क्या करेगा, पुश करेगा पीछे की साइड में, और वाटर इसे क्या करेगा बेटा, पुल करेगा नेक्स्ट डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये जो लॉग है इसके हाथ में, ये एक्शन करेगा इस साइड में, और इसका रिएक्शन मिलेगा कि बोट आपकी क्या करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगी। तो हमेशा एक्शन के अपोजिट में आपको क्या मिलेगा बेटा, रिएक्शन मिलेगा। तो मैन एंड बोट भी एक एग्जाम्पल है बच्चों एक्शन रिएक्शन का। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है द फ्लाइंग ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन्स। देखिए इंडिया की जो सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है गवर्नमेंट की, उसका नाम है बच्चों इसरो। हमें इसरो पे हमेशा प्राउड होना चाहिए। और इसरो के रॉकेट्स क्या करते हैं, सैटेलाइट ले जाते हैं बेटा कहाँ पर, स्पेस में। उसके बाद देखिए बेटा जब हम रॉकेट लॉन्च करते हैं तो ढेर सारा फ्यूल बर्न होता है, और उस फ्यूल बर्निंग की वजह से रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट मिलता है, जिसकी वजह से रॉकेट क्या करता है बच्चों, मूव करता है। तो ये थ्रस्ट मिलता कहां से है, ये थ्रस्ट मिलता है इस फ्यूल की बर्निंग से। ढेर सारी गैस और गर्म एयर, जो हॉट एयर है, वो पुश करती है एयर के एटमॉस्फेयर को। तो ये पुश क्या हो गया बच्चों, एक्शन हो गया। और इस एक्शन के अपोजिट में हमें मिलता है बच्चों एक रिएक्शन,
और जिसकी वजह से आपका रॉकेट क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, ये केस ऑफ होस पाइप। होस पाइप का मतलब क्या है बच्चों, जब भी आपने देखा है कहीं पे आग लग जाती है तो फायर डिपार्टमेंट वाले अपना ट्रक लेके आते हैं और मोटे मोटे पाइप से क्या करते हैं, जहां आग लगी रहती है वहां पानी डालते हैं। तो ये पानी क्या है बेटा, इतना ज्यादा प्रेशर से निकलता है कि अगर आप इसे कायदे से टाइट पकड़ेंगे नहीं तो ये होज पाइप आपके हाथ से छूट जाएगा। आगे से यहाँ पे हम अपने हिसाब से प्रेशर को सेट कर सकते हैं। तो होज पाइप क्या करता है, जैसे ही वाटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, दैट मीन्स एक्शन, आपने जैसे ही नल खोला पानी आगे की तरफ तेजी से निकला तो ये जर्क मारेगा पीछे की साइड में, एक्शन के अपोजिट में रिएक्शन। तो जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, होज को बहुत तेजी से कस के पकड़ के रखते हैं और एक बार आपका एक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर ये स्टेबल हो जाता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे हमने अभी देखिए सीखा है मोमेंटम का कॉन्सेप्ट, और मोमेंटम बच्चों हमें बताता है कि अगर हमारे पास कोई m मास का ऑब्जेक्ट है और उसके पास v वेलोसिटी है तो इस मास m और वेलोसिटी v का जो प्रोडक्ट है इसे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम का जो कंजर्वेशन है, मोमेंटम का कंजर्वेशन हमें क्या बताता है बच्चों कि जो हमारा सिस्टम है, ध्यान रखिएगा कंजर्वेशन मोमेंटम का हमेशा एक सिस्टम के ऊपर अप्लाई होगा बच्चों। तो सिस्टम का मतलब हो गया कि हमारे पास एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट तो होने ही चाहिए। विदाउट 2 ऑब्जेक्ट देयर विल बी नो मोमेंटम कंजर्वेशन। हेंस वी आर गोइंग टू टेक 2 masses, that is m1 and m2, which have initial velocity u1 and u2। एंड आप इस चीज को नोटिस कर पा रहे होंगे कि u1 m1 ऑब्जेक्ट का मास है बेटा और u2 m2 ऑब्जेक्ट का मास है। m2 क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, u1 इसके पीछे से आ रहा है बेटा। अब क्या होगा, यहां पे एक कंडीशन ये ले लेते हैं कि u1 की वैल्यू बच्चों क्या है, u2 से ज्यादा है। दैट मीन्स u1 जाएगा और u2 वेलोसिटी वाले ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करेगा, और जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो यहां पर अप्लाई होगा जो हमारा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज एक्शन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन में जब भी बच्चों कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट आपको दिखाई दे, देखिए मैं ले रहा हूं एक मास है ऑब्जेक्ट का m1 और दूसरा ऑब्जेक्ट का मास क्या ले रहा हूं बेटा, m2। अगर ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो m1 क्या करेगा बेटा, m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और m2 m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तभी तो ये क्या कहलाएगा, आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहलाएगा। जब m1 m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई कराएगा बेटा तो इसे लिखोगे F21, और जब m2 m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसे बोलोगे F12। ध्यान देना, और देख पा रहे होगे कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। दैट मीन्स कि F12 के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है बेटा, F21। तो एक्शन रिएक्शन में एक पॉइंट आप देखो ये लिखा हुआ है इक्वल एंड अपोजिट। तो ये फोर्सेस अपोजिट भी रहेंगे और मैग्नीट्यूड में इक्वल भी रहेंगे। तो इक्वल तो मैंने साइन लगा दिया, लेकिन अपोजिट कब रहेंगे, जब यहां पर आप माइनस का साइन लगाओगे बेटा। एक्शन रिएक्शन में जितने भी मैंने आपको फिगर दिखाए हैं, सब जगह आप देख पा रहे होगे कि फोर्सेस का डायरेक्शन सब जगह आपको क्या मिल रहा है बेटा, अपोजिट मिल रहा है। फोर्सेस का डायरेक्शन आपको सब जगह क्या मिल रहा है, अपोजिट मिल रहा है। यानी एक्शन रिएक्शन में आपको हमेशा डायरेक्शन क्या मिलने वाली है, अपोजिट। तो जब ड्यूरिंग कोलिजन होगा बच्चों तो m1 m2 के ऊपर और m2 m1 के ऊपर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो जब m1 m2 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो लिखूंगा बेटा F21, और जब m2 m1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो इसे लूंगा बेटा F12। और F12 हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा, F21 के, लेकिन माइनस साइन के साथ। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इक्वल साइन बनाया, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन जरूर लगाएंगे। F12 किसके इक्वल बनाएंगे बेटा, हमेशा F21 के इक्वल बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। और आफ्टर कोलिजन आप देख पा रहे होंगे कि दोनों ऑब्जेक्ट m1 और m2 जो मास के हैं वो v1 और v2 की रेस्पेक्टिव वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं बेटा।
तो यहां पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो बिफोर कोलिजन हमारा मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन जो हमारा मोमेंटम है, जब बेटा ये दोनों मोमेंटम इनिशियल और फाइनल मोमेंटम सेम होंगे तभी आपका मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। ध्यान रखिएगा, जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम है वो हमेशा सेम होनी चाहिए फाइनल क्वांटिटी ऑफ मोमेंटम के, तभी हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन हो पाएगा बच्चों। तो मोमेंटम कंजर्वेशन सीखने के लिए पहले मैं इनिशियल मोमेंटम देखूंगा बच्चों, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ऑफ बॉडी ए। ये हमारे लिए बॉडी ए है बेटा और ये हमारे लिए बॉडी बी है, ध्यान रखिएगा, ऑफ बॉडी ए। तो बॉडी ए का जो मोमेंटम है इनिशियल वो कितना है बच्चों, m1 u1। उसके बाद इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। तो देखिए बच्चों, बॉडी बी जो है उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, m2 u2। उसके बाद बेटा दोनों में कोलिजन हो जाता है और कोलिजन के बाद m1 v1 वेलोसिटी से और m2 v2 वेलोसिटी से चलने लग जाते हैं बेटा। तो अब जरा देखिए क्या हो जाएगा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो फाइनल मोमेंटम बॉडी ए का कितना हो जाएगा बेटा, m1 v1, m1 v1। और फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी बच्चों ये हो गया m2 v2। इनिशियल मोमेंटम हमें मालूम पड़ गए बॉडी के और फाइनल मोमेंटम बॉडी के मालूम पड़ गए। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, अब हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया कि जितना हमारा इनिशियल मोमेंटम था उतना ही हमारा क्या होना चाहिए बेटा, फाइनल मोमेंटम होना चाहिए था। तो इनिशियल मोमेंटम दैट मीन्स बॉडी ए का इनिशियल मोमेंटम और बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम, इन दोनों में जो चेंज आया है, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी ए। तो बेटा बॉडी ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया है, इनिशियली m1 u1 था और फाइनली कितना हो गया, m1 v1। तो m1 v1 माइनस में m1 u1। इसी तरीके से चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। बॉडी बी के भाई मोमेंटम में चेंज देख लो, तो बॉडी बी का फाइनल मोमेंटम है m2 v2 और जो इनिशियल मोमेंटम है बेटा वो है m2 u2, m2 u2। और बेटा जब इस मोमेंटम में ऑब्जेक्ट के चेंज आया होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। मैंने पहले भी समझाया है कि जब मोमेंटम में चेंज करते हो तो जो अप्लाई होने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू या तो बढ़ाओगे या तो कम करोगे। बढ़ाने या कम करने, इंक्रीज या डिक्रीज करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। तो जो हमारा चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम, यही तो हमारा क्या है बेटा, चेंज इन मोमेंटम ही तो हमारे लिए क्या है, चेंज इन मोमेंटम ही बच्चों अप्लाइड फोर्स है। दैट मीन्स कि अगर हम बॉडी ए के मोमेंटम में चेंज देखेंगे तो लिखेंगे बेटा F12 अपॉन में डेल्टा टी, सॉरी बॉडी ए के मोमेंटम में अगर चेंज देखोगे तो ये हो गया तुम्हारा m1 v1 माइनस में m1 u1 और बॉडी बी के मोमेंटम में चेंज m2 v2 माइनस में m2 u2। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। और अप्लाइड फोर्स का मतलब हो गया कि अगर हम बॉडी ए के ऊपर अप्लाइड फोर्स देखेंगे तो ये आया है बेटा आपका F12 और बॉडी बी के में देखेंगे तो ये आया है माइनस में F21 और F12 हो जाएगा ये हमारा इनिशियल बॉडी, दैट इज बॉडी ए के मोमेंटम में चेंज आया है बेटा टाइम के साथ, और ये वाला जो आया है ये हमारा बॉडी बी के मोमेंटम में जो चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो अब हम लोग इसको जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा भाई। तो डेल्टा पी ए हमारा बॉडी ए के मोमेंटम में चेंज आया बच्चों, m1v1 माइनस में m1u1 अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल्स टू बॉडी बी के मोमेंटम में माइनस साइन लगा देंगे बच्चों। तो ये हो गया m2v2 माइनस में m2u2 अपॉन में बेटा डेल्टा टी। तो ये देखिए दोनों साइड में डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। आपका डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास फर्दर क्या बचेगा बेटा, फर्दर देखिए क्या बचेगा, m1v1 माइनस में m1u1, m1v1 माइनस में m1u1 इज इक्वल्स टू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस में m2v2 प्लस में m2u2। अब क्या करोगे, u1 u2 वाले टर्म एक साइड में कर लो बेटा और v1 v2 वाले टर्म एक साइड में कर लो। तो ये आपका बन जाएगा m1v1 प्लस में m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस में m2u2। और इसे ही हम लोग बेटा बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग अपना एक लाइव बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना एक लाइव बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। और लाइव बैच में बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग क्लासेस एवरीडे प्रोवाइड कराएंगे। बहुत ही छोटा सा पैकेज होगा और आसानी से आपको इसी तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू चीज़ों को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आज का सेशन ये आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद।